गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट। हम लोग भाग 2 में 5 से 11 तक तो पढ़ लिए नागरिकता के बारे में। तो लेकिन नागरिकता हमें किस आधार पर मिलता है, इसके लिए 5 विधियां हैं। ठीक है, पहला विधि क्या है, नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर मिलेगा नागरिकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग जन्म लिए ना, 18 साल के बाद मेरा माँ बाप यदि भारतीय है या कहीं भी देश का है तो हमको नागरिकता वहां का मिल जाएगा। इसको बोलता है जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स तो हम अगला वीडियो में आपको बताए हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति यहाँ का है, सानिया मिर्जा का आपको उदाहरण भी दिए थे, सानिया मिर्जा का बेटा क्या कहलाएगा, या तो वो चाहे तो माँ के आधार पर भारत का नागरिकता ले सकता है या पिताजी के आधार पर पाकिस्तान का। इसीलिए जन्म के आधार पर नागरिकता होता है कि जहां जो बच्चा जन्म लेगा। ठीक है, और सानिया मिर्जा के उदाहरण जो दिए थे उसमें आपको मिलेगा वो दूसरा क्या है, वंश के आधार पर नागरिकता, कि आप किस वंश से बिलोंग करते हैं। वंश के आधार पर, वंश, आपका वंश क्या है। ठीक है, मान लिया जाए कि शिखर धवन जाके विदेश में शादी कर ली, उसका बच्चा वहां हुआ है। यदि माँ का थ्रू नागरिकता लेता तो उधर का मिलता, पिताजी के थ्रू यहाँ का लेगा। अब सानिया मिर्जा का जो उदाहरण दिए, सानिया मिर्जा शादी तो स्वयं मलिक से कर ली थी, लेकिन दिक्कत क्या हुआ था उसका, तुम लोग समझो ध्यान से, कि वो नागरिकता वहां का सिटीजनशिप नहीं ली पाकिस्तान का। ठीक है, वो अपना नागरिकता अपने पास रखी, वो अपना नागरिकता अपने पास रखा। ठीक है, ना वो लिया ना ये ली। भले अभी तो शायद डाइवोर्स हो गया होगा, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो अब क्या हो गया ना, अगर उसका बच्चा होगा तो चाहे तो वो यहाँ का नागरिकता ले सकती है। बेटा या बेटी क्या हुआ ये तो हमको नहीं पता है, आप लोग तो अच्छे जानते होंगे। ये होता है वंश के आधार पर। ठीक है, तीसरा होता है पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर भी नागरिकता मिलता है। ठीक है, 7 ईयर। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण करवा लिया कि भाई हम पंजीकरण करवा लिए हैं भारत में आके, और नागरिकता के लिए आपको हम बताए थे नियम कि गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। सिटीजनशिप जो है ना, भारतीय नागरिकता, हम लोग को तो जन्म के आधार पर मिल गया, किसी को वंश के आधार पर मिला है। जो व्यक्ति यदि बाहर से आकर यहाँ रहने लगता है, और जैसे उसका 7 साल पूरा होगा वो मतलब नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, ये अप्लाई कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि नागरिकता मिल जाएगा। आप लोग लगभग लोग ग्रेजुएट होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आईएएस बन जाइएगा। आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है। रेलवे एसएससी बैंक भरने के लिए अगर मैट्रिक पास है, ग्रेजुएट है, बहुत लाखों की संख्या में लोग ग्रेजुएट है। तो इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि वो सब कोई बन जाएंगे आईएएस आईपीएस। इसका मतलब हुआ कि आप इलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, ये इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आकर 7 ईयर रह लेता है तब उसको इलिजिबल होता है। बस समझिए, जैसे कि आप एक ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए 10 पास के बाद इलिजिबल होते हैं, आप वोट देने के लिए 18 साल के बाद इलिजिबल होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वोट दीजिएगा, वो तो देना ही है आपको। खैर, अच्छा बात होता है वोट देना। उसी तरह से जैसे कोई भी फॉर्म आप फिलअप करते हैं किस लिए, तो ऐसा तो नहीं है फॉर्म फिलअप किया आपका जॉब हो जाएगा। आज जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, कि जॉब हो जाए। न्यूनतम रिक्वायरमेंट आपके पास है कि हम फॉर्म भर पाएंगे, फिलअप कर पाएंगे तो भरेंगे। उसी तरह ये लोग हैं। चौथा क्या होता है ना, अर्जित भूमि के आधार पर। अगर कोई विदेशी देश को भारत मिला लेगा अपने में, जैसे सिक्किम को मिला लिया गया, ठीक है, आप लोग तो समझते होंगे, जैसे मान लो सिक्किम को मिलाया गया, अब सिक्किम को भारत में मिला लिया गया, जो सिक्किम का जो नागरिक है अब उसको तो सिटीजनशिप इंडिया का मिल जाएगा। इसी को बोलता है अर्जित भूमि के आधार पर। कुछ बांग्लादेश का हिस्सा अगर मिल जाएगा आके, तो वहां रहने वाला जितना लोग है ना, सबको यहाँ का नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, वो अर्जित भूमि के आधार पर। पांचवा जो है ना, देशीकरण के आधार पे। देशीकरण, देशीकरण क्या होता है, 12 ईयर। अगर कोई व्यक्ति 12 साल भारत में आके रहता है, ठीक है, 12 साल, देख के लंबा लग रहा होगा आप लोग को, ये 7 ईयर है, ये 12 ईयर है, लेकिन इसमें देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई विदेश से एथलीट आके यहाँ रहने लगा,
या कोई गायकार फनकार, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। आपका कुछ दिन पहले क्या नाम है, अदनान स्वामी, शायद उसको भारत का नागरिकता दे दिया गया, जिससे हमको लाभ हो, मेरा देश को लाभ हो। अब पाकिस्तान का आके आतंकवादी रहे और बोले हमको देशीकरण के आधार पर 12 साल से हम आतंकवाद का काम कर रहे हैं, हमको नागरिकता दीजिए, पॉसिबल है सर? आप लोग बोलिए, नहीं है। उसी तरह से जिस व्यक्ति से भारत को लाभ हो, अगर कोई क्रिकेटर विदेश से आके भारत में रह गया 12 साल, अब वो बोले हमको नागरिकता दे दो, तो गृह मंत्रालय उसको एकदम हंसते खेलते नागरिकता दे देगा कि तुमसे हमको लाभ है, बेनिफिट है, आपको नहीं तो क्यों रखेंगे अपना देश में। ऐसे में हम लोग 140 करोड़ जनसंख्या पार कर चुका है, तो जरूरत है रखने का? नहीं जरूरत है, इसीलिए। लेकिन ये देशीकरण जो है ना, ये पंजीकरण से ज्यादा आसान। इसमें क्या होता है कि नागरिकता मिल जाता है, कि पाकिस्तान सब में जो है ना, उर्दू जो कवि है वो बहुत बड़े बड़े कवि सब है, यदि बहुत लोग यहाँ पे आके शरण ले चुके हैं तो उसको नागरिकता दे देता है भारत सरकार। लेकिन आप लोग सोच रहे हो पाकिस्तानी जो उर्दू उर्दू वो लोग का भाषा नहीं है। जो पाकिस्तानी असली मुसलमान लोग जो है ना, उसका भाषा अरबी है। उर्दू में तो ज्यादातर गजल गायन किया जाता है, बहुत अच्छा भाषा है उर्दू। ठीक है, इसको मिटा दें, आप नोट डाउन कीजिए इसको। ये तो हुआ आपका नागरिकता लेने का नियम। लेकिन अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या क्या आया है। इसका 2 वीडियो और हम बनाएंगे आपका। हुआ क्या, 1971 में बांग्लादेश, देखिए, अरे कैसे बनना है, ये पूर्वी पाकिस्तान है, इधर पश्चिमी पाकिस्तान है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। शेख मुजीबुर रहमान जो था उस समय, वो यहाँ का नेता था। ठीक है, तो जब 1971 में चुनाव हुआ ना, तो वो जीत गया। वो जब यहाँ प्रधानमंत्री बनने का शपथ लेने आया ना, ये लोग इसको पकड़ लिया। बोलता है तुम तो बंगाली है, तुम कैसे नेता बनेगा। पकड़ लिया, इन लोग पे बहुत जुर्म करने लगा। तो वो जाके वो मुक्ति वाहिनी सेना बनाया, उसके बाद युद्ध हुआ और इसको एक अलग कंट्री बना के बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, तो बांग्लादेश तो बना दिया गया 24 मार्च 1971। ये लोग बगल में जो राज है ना, असम, असम में ये लोग आने लगा, आस्ते आस्ते करके घुसने लगा। तो असम में आने लगा, तो उसके बाद तो 1972 में बांग्लादेश आजाद हो गया। लेकिन इनका सिलसिला कमा नहीं। जब इनका सिलसिला कमा नहीं, तो असम के जो स्टूडेंट वर्ग है इसका विरोध करने लगा कि ठीक है तुम्हारा देश सब आजाद हो गया, अब क्या चीज का दिक्कत है तुमको, अब क्यों तुम लोग इसमें आ रहा है। तो इसी के लिए विरोध हुआ। तो एक असम कॉर्ड नाम से इन लोग का एक संस्था बन गया वहां पे, स्टूडेंट लोग का। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सब हुआ। तो इसके बाद यहाँ पे आ गया एनआरसी। एनआरसी लागू कर दिया गया। एनआरसी क्या है, इसके बारे में एक अगला वीडियो में बताएंगे। ये सब भी नागरिकता प्राप्त करने का विधि है। ठीक है, एक सीएए होता है। ठीक है, इसके बारे में भी अगला वीडियो में आपको हम बताते हैं। ये दोनों के लिए पर्सनल अलग वीडियो लाएंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने का विधि आप लोग समझ गए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। भाग 2 में इतना ही है बस। उसके अलावा एनआरआई तो आपको बता दिया है, इंडियन ओवरसीज सिटीजनशिप भी आपको बता दी। बहुत सारे जो नागरिक जो विदेश में रहते हैं ना, तो होता क्या है, ओवरसीज जो नागरिकता दिया जाता है ना, वो क्या होता है कि जो मान लीजिए कोई अमीर हम लोग का जो देश का है, उद्योगपति है जो बाहर रहता है, अगर कोई वो विदेश में से बाहर भारत में आता है ना, तो उसको वीजा चाहिए। तो केंद्र सरकार बोला कि ये तो बड़ा लोग अगर यहाँ आएगा, उसको अगर दिक्कत होगा, तो वो लोग कभी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगाएगा। तो उसको ओवरसीज वीजा दिया जाता है कि उसको बार बार आएगा। मतलब कोई भी अगर आदमी आता है वीजा लेके, तो उसको वहां का थाना में रिपोर्ट हर महीना करना पड़ता है कि देखिए हम जिंदा हैं, ये है वो है। लेकिन जिसको ओवरसीज नागरिकता है उसको नहीं बताना पड़ता है कब आएगा कब जाएगा। क्यों? उसको विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ताकि आप लोग आइए, इंडस्ट्री लगाइए, हम लोग का देश का विकास कीजिए। इसी टाइप का है। जैसे इसके लिए 2003 में अमेंडमेंट बिल पास हुआ था लक्ष्मी समिति द्वारा। ठीक है, और ओवरसीज नागरिकता दिया जाने लगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाग 2 हो गया। एक बार रिवीजन करते चलिए आप लोग, इसको मिटा देते। ठीक है, भाग 1। भाग 1 में अनुच्छेद कितना से कितना था, 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में कहां से कहां तक था, अनुच्छेद 5 से 11 तक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को।
भाग 3 में कहां से कहां तक था? अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो पानी पी लेते हैं। देखिए, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत सब क्वेश्चन आने वाला है। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे में सब में क्वेश्चन इसका बहुत भर भर के देता है। इसलिए इसको आप लोग सीरियसली होकर मत पढ़िए, मजाक मजाक में पढ़िए ना, आराम से आप लोग का नंबर आएगा। देखिएगा कैसे, किस तरह से हम आप लोग को इजी वे में करवाते हैं। इसमें है भाग 3 को बोला जाता है फंडामेंटल राइट। हिंदी बोलिएगा तो मौलिक अधिकार। ये भी 2-3 भाग में बटा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सुविधा भी होगा। जितना तो है पढ़ाते हैं इसी में, मौलिक अधिकार। ठीक है, आज हम अभी पढ़ेंगे 12 से लेकर 18 तक। 12 से लेकर 18 तक क्या है? समता का अधिकार, इक्वलिटी। ठीक है, समता का अधिकार। यहां तक आप लोग को दिक्कत है क्या? दिक्कत होने से बोलिएगा आप लोग। ठीक है, अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, इसे लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। कल से डेली शाम में 6:30 बजे 6:30 PM में हम लाइव क्लास आएंगे, और मॉर्निंग में 11 AM में डेली लाइव क्लास में हम आएंगे। 2-4 दिन में थोड़ा सा हो जाए सॉल्व। तो 12 क्या बोलता है हमारा? अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है। किसका परिभाषा देगा? बोलिए, किसका परिभाषा दिया जाएगा कि क्या मौलिक अधिकार है? बोलिए, उसका एक परिभाषा होगा ना, उसी का परिभाषा दिया गया। मौलिक अधिकार मतलब सबका अपना अपना एक राइट्स है। भारत में जितना भी संस्था है, सब कुछ है, उसका एक मौलिक अधिकार है, जिसको क्या बोलिएगा आप लोग आसान शब्दों में? मतलब जैसे बोलिए स्टेट्स है सब अपने आप में एक। मान लिया जाए, कुछ लोग पढ़ते होंगे बिहार बोर्ड में, कुछ बंगाल बोर्ड में, कोई सीबीएसई बोर्ड में, कोई आईसीएसई बोर्ड में। ठीक है, भारत में बहुत तरह का बोर्ड है, तो सबका एक अपना थी स्टेट्स है। स्टेट्स इसको बोलिएगा, स्टेट्स। वो स्टेट्स नहीं बात हो रहा है, बिहार एक स्टेट्स है नहीं है। स्टेट्स जैसे कि वन विभाग एक स्टेट्स है। ठीक है, रेलवे अपना स्टेट्स है, उसका अपना कानून है। ठीक है, सबका एक अपना अपना, परिवहन विभाग अपना कानून है। ना तो रेलवे वाला एयरलाइंस वाला को डिस्टर्ब कर सकता है, ना तो एयरलाइंस वाला रेलवे वाला को, ना तो वन विभाग को। सब अपने आप में एक स्टेट है। सीबीएसई बोर्ड अपने आप में स्टेट्स। इसमें उसी का परिभाषा दिया गया है, आप अपना इच्छा पूरा करने के लिए दूसरा का मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक कानून बना दिया गया कि मान लीजिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार को कानून बना दिया कि पढ़ाने के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर उससे मेरा नुकसान होगा तो केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई नियम नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे देखिए, जितना भी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप बिहार का मगध यूनिवर्सिटी लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी लीजिए, दिल्ली का जेएनयू ले लीजिए, या बनारस का बीएचयू ले लीजिए, सब अपने आप में एक स्टेट्स है। स्टेट्स का मतलब क्या है? उसका अपना कानून है। वो जब चाहे एग्जाम ले, जब चाहे एग्जाम का रिजल्ट निकाल दे, चाहे डायरेक्ट बिना एंट्रांस का उसको एडमिशन करवा ले, उसके लिए ना तो उसको राज्य सरकार ना केंद्र सरकार कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में स्टेट्स है। जैसे कि आपको बताते हैं, इसी प्रकार का इसमें परिभाषा दिया गया है। ठीक है, बोलने का आजादी है हम लोग को। ये नहीं ना है कि हम किसी को गाली दे देंगे, जिसका मन में होगा जो बोल देंगे। बोलने, सुनने, घूरने फिरने सबका आजादी हम लोग को। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ? हमको हर चीज का अधिकार प्राप्त है, हर चीज का फंडामेंटल राइट्स है हम लोग के पास। ठीक है, तो अब उसके बाद होगा, ज्यादा देर हम लोग का क्लास नहीं चलेगा, और 5 मिनट चलेगा बस। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 13। ठीक है, आज ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे आप लोग का। अनुच्छेद 13 में क्या गया है ना, अल्पीकरण किया गया है इसका।
जो हमको मौलिक अधिकार दिया गया है ना, उसको कम किया गया थोड़ा सा। हमको देखने का आजादी है, ये तो नहीं है कि हम किसी भी लड़की को देखें, तुम लोग किसी भी लड़का को देखो, नहीं, एक अपना लिमिटेशन में रहना है, ठीक है। मतलब किसी को कोई ज्यादा अधिकार ना चला जाए, इसके लिए अल्पीकरण किया गया। उसको जो अधिकार दिया गया है उसको एगो रोका गया, मतलब रिस्ट्रिक्शन किया गया, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। अब देखिए अनुच्छेद, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। परिभाषा दिया गया था 13 में, अल्पीकरण किया गया। 14 में क्या बोलता है? आर्टिकल 14, विधि के समक्ष, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट चल रहा है हम लोग का, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14। इसमें क्या बताए थे हम? परिभाषा दिया गया है, इसमें अल्पीकरण किया गया है, इसमें किया गया है विधि के समक्ष समानता। मानता, इसमें दो को दिया गया है, एक विधि के समक्ष, एक कानून के समक्ष। ये विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है ना, ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। इतना लंबा आप लोग क्या लिखिएगा, यूके लिख लीजिए। इसको लिया गया है यूएसए से। अब विधि के समक्ष समानता का अधिकार, देखिए सब कोई समान नहीं है विधि के समक्ष, ध्यान से समझिएगा। आप जब राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसमें किसी प्रकार का केस हम लोग फौजदारी मुकदमा नहीं ला सकते। कारण क्या है? उसके पास तो फंडामेंटल राइट है, उसका ना तो गिरफ्तारी होगा ना कुछ होगा, वो तो फौजदारी मुकदमा लगेगा नहीं। इसीलिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार सभी पे लागू नहीं हो पा रहा है, लेकिन कानून के समक्ष सभी समान है। अगर किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी गोली मार देता है, हमारे प्रधानमंत्री जी, और हम भी गोली मारते हैं, दोनों के लिए सजा समान है, ठीक है। इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? जन्म स्थान, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव। भेदभाव मत बोलिए, समानता। हम लोग ना धर्म, जन्म के स्थान पर ना, मान लीजिए किसी का जन्म कहीं और हुआ है, जन्म के स्थान पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पर किसी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या था पहले, किसी भी धर्म को बोल के हम छोटा बड़ा धर्म नहीं बता सकते कि तुम्हारा धर्म छोटा है मेरा धर्म बड़ा है। ये सब करने पे ना हमको फंडामेंटल राइट बोलता है कि पुलिस केस हो सकता है। पहले क्या होता था, जो छोटा जात का लोग होता था, लिंग धर्म के आधार पे, तो जाति के आधार भी लिखना था ना, जन्म स्थान, लिंग, धर्म एवं जाति के आधार पर, ठीक है, आधार पर समानता। जो छोटा जात था ना, उसको बड़ा जात दबा देता था, वोट भी नहीं देता था उस सब। कारण क्या था? छोटा जात तो शुरू से दबा हुआ था, वो लोग पढ़ाई लिखाई कभी किया नहीं, नीचे तबका का लोग ना कभी ऊपर पहुंचा नहीं अधिकारी लेवल पे। वो लोग जाता था वोट देने में ना, तो उसको भगा देता था, चल निकल, कहा है तुम लोग। अब बड़ा जात का दबदबा शुरू से रहा, वो लोग पढ़ाई लिखाई सब में आगे, ऊपर से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर दरोगा ऊपर आइए, सब उसी का जात। ये लोग छोटका जात डर से केस ना करे, तो ये जो छोटा जात था, SC ST, इन लोग के खिलाफ ना टेंशन हो गया इन लोग को। तो इसी के लिए फंडामेंटल राइट 15 दिया गया कि आपके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अगर आज का डेट में कोई इसको छोटा जात बोल के दबाता है, इस आधार पर कुछ बोलता है, तो पुलिस केस कर देता है, तो फंडामेंटल राइट है कि तुरंत गिरफ्तारी होगा, पूछताछ बाद में होगा। आपको पहले गिरफ्तार किया जाएगा कि आप उसको परिताड़ित किए हैं, फिर उसके बाद आपसे बातचीत किया जाएगा। उसी तरह थी लिंग के आधार पर यदि किसी को लड़की का हम दबाते हैं, तो इसमें लड़की लोग का शुरू में शोषण बहुत हुआ करता था, तो उसको बहुत छूट दिया गया अभी। लेकिन इस छूट का लड़की लोग बहुत मिसयूज कर रही है, तुम लोग
होता क्या है ना, देखो कुछ लड़की लोग को सही में प्रताड़ित है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रही है, कुछ लड़कियां, अगर कुछ नहीं भी हो रहा है ना, अगर कोई फैमिली विवाद हो रहा है तो सबका नाम डाल दे रही है, जो वहां नहीं भी प्रेजेंट है उसका भी नाम डाल दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आपको जिस चीज के लिए दिया गया आप उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, आप उसको अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। आज भी कोई जमीन विवाद होता है ना, छोटा जात वाला लोग उल्टा केस कर देता है बदला लेने के लिए। मतलब सही से इस आर्टिकल का इस्तेमाल अभी भी नहीं हो रहा है। सरकार जिस उद्देश्य से दिया था, कुछ तो लाभ हो रहा है, कहीं कहीं छोटे जातियों के साथ प्रताड़ित नहीं कर रहा, जन्म धर्म स्थान के आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं आज भी हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। आर्टिकल 16 लोक नियोजन, लोक नियोजन में समानता है। ठीक है, अब लोक नियोजन का मतलब क्या हुआ, आजकल जिसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, कोई भी सरकारी नौकरी में देखिएगा ना, उसको समान अधिकार दिया गया है। उन लोग का समान संसाधन नहीं था, इसीलिए उसको आरक्षण दिया गया है। किसी को 7.5%, किसी को 15%, किसी को 27%। देखिए SC ST OBC, अब तो EWS को भी दिया जाने लगा। ठीक है, ये सबको आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि आप लोग इक्वलिटी आ जाए सरकारी नौकरी में, सबको आरक्षण दिया गया, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर तक को भी आरक्षण दिया गया। आप लोग क्योंकि ट्रांसजेंडर के साथ यहाँ भेदभाव नहीं कर सकते थे कि आपका लिंग क्या है, अब नहीं, लोक नियोजन में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को। चलिए आज आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता लिखने से आप लोगों को शायद समझ में जल्दी ना आए, डायरेक्ट आपको लैंग्वेज में लिख देते हैं छुआछूत, छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब ये हुआ कि छुआछूत जो होता था, छोटा जात बड़ा जात का थी, मैं पानी नहीं पी सकता था, छोटा जात को बैठने नहीं दिया जाता था। स्टार्टिंग में जब देश हम लोग आजाद हुआ था ना, बहुत इस तरह का भेदभाव होने लगा था। हमारे अंबेडकर जी है ना, इन्होंने शिक्षित होके समाज को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे कि सभी वर्ग को उठाया जा सके। आज भी भीमराव अंबेडकर जी को सभी आइडल तो मानते हैं छोटे जात वाले, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते हैं कि उनके तरह हम लोग भी अपना देश निर्माण की में कदम बढ़ाएं। ये आरक्षण जो दिया गया है ना, उसका लाभ लिया जा रहा है, किस लिए दिया गया वो नहीं समझा जा रहा है कि आप भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं और एक समान इक्वलिटी में देश को आगे चलाएं। अब इस तरह की समस्या शायद गांव में नहीं होने लगी है, ताकि छुआछूत को अंत कर दिया गया। इस तरह किसी भी कार्रवाई करने पे आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट आर्टिकल 18, इसमें बोला गया उपाधियों का अंत। अब उपाधि किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें नोट कर लीजिएगा आप लोग, शिक्षा क्षेत्र और भी कुछ संस्थानों में मतलब स्टेट लेवल पे उपाधि नहीं दिया जाएगा। पहले क्या था, किसी को जमुनालाल, किसी को सर, किसी को केसरी, इस टाइप का उपाधि दे दिया जाता था अपने आप। अगर किसी को कोई भी सम्मान मिलता है इसके तहत, तो मान लिया जाए किसी को विदेश का कोई विशेष सम्मान दिया, जैसे मोदी जी को भी मिल रहा है अभी, तो उनको राष्ट्रपति से परमिशन लेके दूसरा देश जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो नहीं, किसी को कोई भी उपाधि दे दिया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, हम लोग फंडामेंटल राइट में अभी समानता पढ़े। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक, कल हम लोग पढ़ेंगे 19 से लेकर 32 तक। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जय हिंद। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और आप लोग को अच्छे से और क्लास दे सके। आज रक्षाबंधन है, आप लोग को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी कोई अच्छा से रहे और भाई बहन खुशी मनाए, घुरे फिरे एक दूसरे के साथ। जय हिंद।